नमस्ते एवरीबडी, दिस इज़ कुमारी आकांक्षा राय। सुप्रीम कोर्ट में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आज कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पिंच किया एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। यू मस्ट बी नोइंग। एक केस की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान सुनवाई डिवीजन बेंच में चल रही थी। जस्टिस वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन चेयर कर रहे थे। इनके प्रेजेंस में एक फैमिली मैटर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आया जिसमें कि कस्टडी ऑफ चाइल्ड को लेकर बात चल रही थी, जिसमें वाइफ इज स्टेइंग इन हैदराबाद, हस्बैंड इज स्टेइंग इन सिंगापुर एंड बोथ आर लिविंग सेपरेटली. And when the wife was asked about continuation of her marriage with her partner, she said that I want my independency and I would not share with my partner. Court was very stringent and court was very angry over this point. Court said that we are very clear. No husband and wife can claim their independency from their partner if they are in matrimonial status. If you want this independency, then you should not have come into matrimonial ties. बहुत अच्छी बात कही. Even the concept of state by John Locke and Rousseau, you will find that there is a surrender of right of citizens. That's why the concept of state evolved, where you surrender your right to establish a civilized state, civilized society. That's how a state came into existence. Similarly, a society came into existence, and similar to the family. If you want to establish a family and then with a civilized society, you have to follow the chronology of maintaining civilization, and this can only be done by surrendering your rights. Same thing happens in any kind of marriage. If both of the parties are surrendering their certain extent of their personal right, personal liberty, then only the continuation of family or society can be seen or can be imagined in any civilized society. इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप शादी के बंधन में बंधे ही नहीं। ये कोर्ट बहुत क्लियरली कह दिया। दूसरी चीज़, यही चीज़ मुझे पिंच की थी जिसको मैं शेयर कर रही हूँ। ये ऑब्जर्वेशन है उसको केस का जो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। कोर्ट वॉज रिक्वेस्टिंग टू बोथ द पार्टीज दैट काइंडली कम टुगेदर एंड कंटिन्यू योर मैरिज फॉर द सेक ऑफ योर चाइल्ड, एंड व्हाट दे सेड, इट्स ऑन द रिकॉर्ड. Next, there is a hue and cry is going through entire nation over a bill which was introduced by Amit Shah named as 38th Constitutional Amendment Bill 2025. Next one was Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025 and Union Territories Amendment Bill 2025. In all of these three cases, the Amit Shah has proposed amendment of all those sections even in Constitution which is related to curtail the power and to just downfall of any prime minister, chief minister or minister of any state from their post if they have been convicted. आई थिंक आई एम यूजिंग रॉन्ग वर्ड, कन्विक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसी पे बवाल है. 30 दिन तक लगातार कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर जेल में रह जाता है, उस कंडीशन में 31वें दिन उसको पद का त्याग करना पड़ेगा अगर वो ऐसे ऑफेंस को कृत किया है जिसमें 5 या 5 से अधिक साल की सज़ा. बवाल क्यों मचा है भाई? मचना चाहिए भी, क्योंकि हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी की. तो जब आप गिल्टी प्रूफ नहीं करेंगे तब तक वो इनोसेंट है, उस पद पे बने लायक है, रहने लायक है. दूसरी चीज़, इसलिए एक बात जेपीसी को रेफर करने की बात कही गई है बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कि आप इसे रेफर करें सो दैट दे कैन जस्ट गो विद ऑल दोज लूप होल्स एंड फ्लॉज इनटू द बिल एंड दे कैन मेक अ बेटर वन. इसके अलावा हमें ये चीज़ भी, हम प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं. क्या वो कन्विक्शन के 30 दिन बाद अगर जेल में रहा तब की बात ये बिल कर रहे हैं, या फिर अंडर ट्रायल रहा तब की बात कर रहे हैं? अगर अंडर ट्रायल की बात कर रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा चांस है कि देयर इज़ injustice. लेकिन अगर आफ्टर कन्विक्शन बात कर रहे हैं तब तो बिल्कुल फ्रॉम द डे ऑफ कन्विक्शन वन शुड लीव देयर पोस्ट. अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू एड्रेस हियर, मैं पिछले वीडियो में भी बात की थी, क्या राजद्रोह खत्म हो गया भारत से? नहीं, राजद्रोह का सेक्शन बदल गया है, उसका नाम बदल गया है और नए एक्ट बीएनएस में ये बदला गया है. 152 सेक्शन जब आप पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड दैट हाउ ड्रैकोनियन, हाउ इविल एंड क्रूअल लॉ दिस इज, इवन मोर क्रूअल देन ब्रिटिशर्स वर देयर. क्यों? आई एम कोटिंग दिस सेक्शन. कहीं सेडिशन लॉ नहीं लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? एन एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. विच काइंड ऑफ एक्ट? नाउ इनटू दिस सेक्शन एंड डिटेलिंग पार्ट. Whoever purposely or knowingly by words either spoken, written or by use of financial mean, ये भी टर्म डिफाइन नहीं है. और अदरवाइज excites or attempt to excite secession or armed rebellion or subversive activity. What is this? Not defined anywhere. Encourages feeling, not defined anywhere. Of separatist activity or endangers sovereignty, unity and integrity of India, that person would be punished for imprisonment either of life or not less than or up to extent of 7 years.
These are the most vaguest word which is used in this section, most ambiguous in nature. बेहतर यही होता कि कोर्ट या तो इसको इंटरप्रेट कर दे, क्योंकि ये फाइल है द वायर के को फाउंडर वरदराजन और करण थापर के खिलाफ इसी सेक्शन में एफआईआर दर्ज हुआ, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कल ही परसों स्टे किया है और ये सेक्शन चैलेंज्ड है सुप्रीम कोर्ट में। तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट इस एम्बिग्यूटी को दूर कर दे, या फिर लेजिस्लेचर खुद ही एक्ट लाकर इस सारे वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन कर दे, इंक्लूसिव इन नेचर हो, नॉट एक्सक्लूसिव, so that it can, that administration can use this section in very justful and righteous manner, so that no injustice could be created or to be done to anyone else. मुझे लगता है कि ये बहुत ख़तरनाक है, पहले से इसको इंटरप्रेट करना चाहिए और बहुत ही सतर्क होकर इस सेक्शन का इस्तेमाल पुलिस महकमा को भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें गए तो जो तमगा लगा तो ज़िंदगी भर नहीं मिटेगा। दूसरी चीज़ की इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ है, आप कहीं से नहीं बचेंगे। आई थिंक इट्स हेल्पफुल टू ऑल यू गाइज। थैंक यू सो मच।